नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर करेंगे हम बात अपने संवाददाता से। सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर कानपुर से जुड़ी है। जी हां, जहां पर 5 सदस्यों का जो परिवार है वो खत्म हो गया। दरअसल यहां पर भीषण आग लगी थी और इस भीषण आग ने एक परिवार के 5 सदस्यों की जिंदगी ले ली। आखिर कैसे ये हादसा हुआ है, हादसे के पीछे क्या कारण रही और कैसे इस भीषण आग पर पाया गया काबू, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई। जी हां, हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद अब उनका पाकिस्तान को साफ तौर पर सीधा संदेश दे दिया गया। उन्होंने कहा कि देश जो चाहेगा वो जरूर होगा। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा गया है रक्षा मंत्री की तरफ से वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है स्कूलों से जुड़ी हुई। जी हां, उत्तर प्रदेश के संभल में स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और स्कूल की आड़ में ये जो तमाम स्कूल हैं वो किताबों का धंधा कर रहे थे। और कैसे इसका खुलासा हुआ है, किसने शिकायत की है और डीएम की तरफ से क्या कुछ हुई है, कार्रवाई क्या, कितना लगा है जुर्माना इन तमाम स्कूलों पर, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की और सबसे पहले बात करते हैं आज उस हादसे की जिसने एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदगी ले ली। जी हां, इस भीषण आग ने 5 लोगों की जिंदगी अपने ले ली है और भीषण आग ये लगी थी शॉर्ट सर्किट के कारण। और शॉर्ट सर्किट के बाद में इस आग में एक परिवार के 5 सदस्यों ने की जिंदगी ले ली है। इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरों पर नजर डाल लेते हैं आज। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग लगी थी और कारखाने की ये तस्वीरें हैं। जूता कारखाना ये चल रहा था और इसके साथ ही इस भीषण आग के बाद में कई सारी दमकल की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंचती हैं और मौके पर पहुंचकर इस भीषण आग पर काबू पाया गया। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस आग के लगने के बाद में जिन लोगों की वहां पर मौत हुई उन सभी के शवों को भी बाहर निकाला गया है। ताजा अपडेट अपने संवाददाता से लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 5 मंजिला इमारत में ये भीषण आग लगी और इस आग ने एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदगी छीन ली है। फिलहाल उन सभी के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके में ये भीषण आग लगी थी। ये तस्वीरें इसके साथ ही आपको बता दें कि इस हादसे में एक पूरा परिवार जो है वो जिंदा जल गया। बीती रात चमनगंज इलाके में जूता फैक्ट्री है, वहां पर ये भीषण आग लगी थी और शॉर्ट सर्किट इस आग लगने की वजह बताई जा रही है। बताया जा रहा है, जो जानकारी अभी तक मिली है कि वहां पर अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसके बाद में ये भीषण आग लगी। साथ ही हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है, जिससे इस वक्त वहां पर कहीं ना कहीं गमगीन माहौल नजर आ रहा है। इसके साथ ही जूता कारोबारी दानिश, उनकी पत्नी और 3 बेटियां इसमें झुलस गई और उनकी मौत हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिल्डिंग में अन्य लोगों के भी फंसे होने की आशंका उस दौरान जताई गई थी, लेकिन फिलहाल इस भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। और काबू पाने के लिए हालांकि कड़ी मशक्कत जरूर फायर ब्रिगेड की टीम को करनी पड़ी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही इस हादसे ने कहीं ना कहीं एक परिवार को पूरा ही खत्म कर दिया। साथ ही एसडीआरएफ की टीम जो है वो राहत बचाव कार्य में अभी भी वहां पर जुटी हुई है। जो लोग इस वक्त इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं उनको भी वहां से निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। दरअसल इस 5 मंजिला इमारत में अवैध रूप से जूते का कारखाना चल रहा था और इस हादसे ने कहीं ना कहीं वो सब उजागर कर दिया है और सवाल कई सारे उठ रहे हैं इस हादसे के बाद में। हमारे साथ हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनसे लेटेस्ट अपडेट लेंगे। लेकिन इसके साथ ही क्या कुछ कहना है तमाम लोगों का वो एक बार आपको सुनाते हैं इस हादसे को लेकर। शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी से आग लग गई। पूरी बिल्डिंग में आग लग, डेथ हो गई 5 लोगों की। 3 बच्चे थे, दो जो है हस्बैंड वाइफ। भांजा मेरा, बच्ची एक 14 साल की थी, एक 11 साल की थी, एक 7 साल की लमसम। 8:30 पौने 9 का बीच लोग बताए मैं।
शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी से आग। तो सीधे तौर पर ये शॉर्ट सर्किट इस आग के पीछे की वजह बताई जा रही है। हालांकि एक ही परिवार के 5 लोगों की इसमें मौत हुई है। अवैध रूप से ये फैक्ट्री चल रही थी, शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी और कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया है। इसके साथ ही वो हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एसीपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाते हैं। वर्तमान समय में जो भी आग बुझाई जा चुकी है, जानकारी हुई है, इसमें दानिश, उनकी पत्नी और उनकी 3 बच्ची, कुल मिलाकर 5 लोगों की मृत्यु हुई है। इनको मौत हुई। अभी जो फायर ब्रिगेड है और जो भी इसमें अन्य हमारी फॉरेंसिक टीम आई थी, वो जानकारी करने के बाद ही, जांच के बाद ही जानकारी हो चुकी थी किन कारणों से आग लगी। तो सारी बिल जो है आग क्यों लगी हुई है, किन कारणों से लगी है, तो जो भी इसमें एक्सपर्ट टीम बनी हुई है, उसके द्वारा जो जाँच की जाएगी, वो फैक्ट आएंगे। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल आपके पास में इस हादसे को लेकर, क्योंकि इस हादसे के पीछे बताया जा रहा है कि ये हादसा जो लगा है वो है शॉर्ट सर्किट की वजह से, लेकिन साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि अवैध कारखाना जूते की जो फैक्ट्री है वो वहां पर चल रही थी और वहीं पर ये भीषण आग लगी। जी बिल्कुल, भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये चमनगंज का, और जहाँ पर आग लगी है और 2 तलों पर यहाँ पर कारखाना चल रहा था और उसके ऊपर परिवार रहता था। एक पूरा परिवार इस आग की चपेट में आ गया और उन लोगों की मौत हो गई। इन 5 लोगों की मौत इस बात को दर्शा रही है कि वहाँ पर किस तरीके से जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे, अगर कोई फैक्ट्री चल रही थी, क्या उनकी चेकिंग की गई थी, फायर विभाग की तरफ से वहाँ पर एनओसी दी गई थी कि नहीं दी गई थी। ये तमाम सारी बातें हैं जो जाँच का विषय है और जाँच के बाद ही घटना का पूरा कारण स्पष्ट होगा। घटना का जो कारण है वो निकलकर सामने आएगा। फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया था। 8 बजे के तकरीबन यह आग लगी थी कल देर शाम। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 20 दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंची, एसडीआरएफ की टीम पहुंची और 3 बजे पूरी तरीके से इस आग पर काबू पा लिया गया था। इसके बाद रेस्क्यू का काम चल रहा था और अब फिलहाल उन शवों को भी निकाल लिया गया है, जिसके आगे की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से यह हादसा दर्शाता है कि इस तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर इस तरीके से अवैध फैक्ट्रियां चलती हैं और वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए जाते हैं, फायर सेफ्टी के क्या कुछ इंतजाम है, इन सब चीजों को एक बार फिर से खंगालने की जरूरत है। इस पर कड़े दिशा निर्देश देने की जरूरत है, क्योंकि 5 जिंदगियां जो चली गई हैं उनका कोई मोल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल वो वापस नहीं आएंगी। जब ये आग लगी थी तो अंदर सिलेंडर थे, एसी थे, वो सबकी फटने की आवाज आई। पूरे आसपास के इलाकों को खाली कराया गया था जब दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची थी और तकरीबन 500 मीटर के आसपास के जो एरिया था वहां तक धमाकों की आवाज गई थी। तो बहुत बड़ी आग थी। अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है वहां तत्काल रूप से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इसमें राहत पहुंचाई जाए और वहां पहुंचकर आला अधिकारी पूरे मौके पर पहुंचे और वहां पर लोगों को किस तरीके से कोई सुविधा दे सकते हैं, इलाज की जो सुविधा दे सकते हैं, वो सारी चीजें व्यवस्थाएं की जाए वहां पर। फिलहाल अब जो आग का मुख्य कारण है जो वो तो फायर विभाग वहां पर जांच करेगा, उसकी जांच रिपोर्ट में आएगा। बिल्कुल, इसके साथ ही विकास, अब इस हादसे के बाद में सबक लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जितने भी इस तरीके के अवैध कारखाने वहां पर चल रहे हैं, मानकों के खिलाफ चल रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरीके का हादसा दोबारा ना हो। जी बिल्कुल, ऐसे जो हादसे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें एक सीख देख के जाते हैं आगे के लिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए शासन की तरफ से निर्देश दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और खासतौर से वहां पर जो सुरक्षा के मानक तय किए जाते हैं, अग्निशमन विभाग के क्या कुछ उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो उन फैक्ट्रियों को तत्काल सीज करने के आदेश दिए जाएंगे और जब तक नॉर्म पूरे नहीं हो जाते हैं सुरक्षा के, तब तक ऐसी फैक्ट्रियों को चलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिंदगियों की बात होती है, जिंदगी अनमोल होती है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। जी हां, आपको बता दें अगली महत्वपूर्ण खबर, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोक दिया और कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है और निर्णायक कार्रवाई करेंगे। तो वहीं अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि देश जैसा चाहता है वैसा ही होगा। अब इस बयान के जरिए
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधा और सख्त संदेश दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टूक क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह की तरफ से। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान को दो टूक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान इस वक्त सामने आया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें हर रोज नजर आ रही हैं। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है, खासतौर पर जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सारे कड़े कदम उठाए, सिंधु जल समझौते को लेकर के, और साथ ही कई सारी जो पाबंदियां लगाई हैं उसको लेकर इस वक्त पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एलओसी पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशहरा समेत कुल 8 सेक्टरों में ये गोलीबारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, और हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना लगातार दे रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ये सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ ही सेना ने फॉरवर्ड पोस्ट से भी तगड़ा पलटवार किया है, जो आगे की पोस्ट है उनसे भी तगड़ा पलटवार पाकिस्तान को किया है और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। तो एलओसी पर सेना भी इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है, और साथ ही सभी सेक्टरों में तैनाती भी इस वक्त सेना की कर दी गई है। हर सेक्टर में भारतीय सेना इस वक्त वहां पर तैनात है, ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अंदेशा हो तो तुरंत उसका जवाब दिया जाए भारतीय सेना की तरफ से। सेना पूरी तैयारी में है, हथियार, गोला बारूद भी मुहैया करा दिए गए हैं भारतीय सेना को, और सेना की तरफ से भी दो टूक मैसेज है कि हर हरकत का सीधा जवाब दिया जाएगा भारतीय सेना की तरफ से। तो पहलगाम हमले के बाद में पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है, और इस तरीके से एलओसी की अगर हम बात करें तो लगातार एलओसी पर इस वक्त उल्लंघन किया जा रहा है सीज फायर का। पहलगाम हमले के बाद में सुरक्षा परिषद की भी आज अहम बैठक होने जा रही है। बंद कमरे में विचार विमर्श किया जाएगा। यूएन में भारत पाकिस्तान के जो तनाव है उस पर कहीं ना कहीं ये मंथन होगा। यूएन में पाकिस्तान की चालबाजी भी देखने को मिल रही है। भारत की शिकायत जो है वो पाकिस्तान करता हुआ नजर आएगा। सिंधु जल संधि जो है उसका जब निलंबन किया गया तो उसके विरुद्ध अब पाकिस्तान नजर आ रहा है। भारत का कड़ा एक्शन, और जिससे पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। भारत ने अटारी बॉर्डर और साथ ही सिंधु जल संधि को भी बंद कर दिया गया है। तो यूएनएससी अध्यक्ष की तरफ से भी कहा गया कि आतंक का कोई बहाना नहीं है। ग्रीस के राजदूत का कहना है कि हर रूप में निंदनीय है आतंक। तो आतंक के खिलाफ पूरा विश्व जो है वो इस वक्त एकजुट है। साथ ही भारत का पक्ष रखने को भी न्यूयॉर्क मिशन जो है वो भी तैयार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अश्विनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि इस हमले के बाद में पाकिस्तान जो है एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, नापाक हरकतें उसकी हर रोज सामने आ रही है, लेकिन साथ ही भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रही है। जी कृतिका, एकदम सही बात है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आज 11वां दिन है लगातार जब पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है। नौशेरा, पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी, इन सारे सेक्टर्स में, अखनूर, इन सब में पाकिस्तान ने सीमा पार से सीज फायर वायलेशन किया, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है, आनुपातिक जवाब दिया है। और मुंहतोड़ जवाब दिया जाना जैसे सेना जब तय करेगी उस हिसाब से होगा। आतंकवाद के खिलाफ कमर तोड़ जवाब देना जब सेना तय करना चाहेगी तब करेगी। जो डेवलपमेंट है वो ये है कि डरा हुआ पाकिस्तान आज अपने यहाँ विशेष सत्र बुला रहा है। संसद का विशेष सत्र वो बुलाएगा, जिसपे वो अपने विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं विश्वास में लेने की कोशिश करेगा। लेकिन उसका एक उदाहरण देख चुके हैं, जिससे पहले जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी पाकिस्तान में, तो शहबाज शरीफ के सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने पर खुद पाकिस्तान की जो प्रमुख पार्टी इमरान खान की पार्टी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने इसका बहिष्कार किया था। तो खुद विपक्ष का साथ मिलता नहीं दिखता, खुद एक मत होता, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात होती नहीं दिखती। दूसरा, क्लोज कंसल्टेशन होना है भारत और पाकिस्तान के जो इस समय स्थितियां हैं उस पर यूएनएससी में 5 परमानेंट सदस्य होते हैं, 10 अन्य अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अन्य अस्थायी सदस्यों में ग्रीस अध्यक्षता कर रहा है और ग्रीस की अध्यक्षता में ग्रीस ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि इट इज़ पर्टिनेंट दैट इंडिया इज़ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। इसके पहले बयान आ चुके हैं कि भारत विक्टिम है, इस बात के प्रबल सबूत मिलते रहे हैं। यूएनएससी में क्या होता है, ये पांचों जो वीटो पावर रखने वाले पांचों अस्थायी जो सदस्य हैं उनके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन इससे पहले खुद डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत ने सभी देशों से बातचीत की है, सभी परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनसे भी बात की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की लगातार विदेश मंत्रियों से बातचीत चल रही है, पांचों स्थायी सदस्यों के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों से भी बातचीत चल रही है। और हर एक देश ने भारत के खिलाफ हुए इस आतंकवादी घटना की कड़े शब्दों में न केवल भर्त्सना की है बल्कि भारत के साथ एकजुटता भी दिखाई दी है, सिवाय एक देश के जो कि वीटो पावर रखता है और पाकिस्तान को अपना सदाबहार मौसम का दोस्त बताता है। लेकिन भारत के भी टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, कालातीत संबंध रखने वाले, समय की शिला पर अटूट संबंध रखने वाले वैश्विक मित्र हैं। वो भी दिखेंगे कि उनका भी क्या रुख होता है। तो दिलचस्प है। लेकिन लगातार घाटी की अगर बात करें तो यहाँ पर काउंटर टेरर एक्टिविटीज़ लगातार जारी है। सूरनकोट सेक्टर में आईडी मिले हैं, एक जो हाइड आउट है उसको बस्ट किया गया है। यहाँ पर कई जगहों पर जो है आतंकवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। पहलगाम मामले में एनआईए की जांच लगातार चल रही है, पूरे क्षेत्र में हर तरीके से जांच की जा रही है। तो आंतरिक मोर्चे पर, कूटनीतिक मोर्चे पर, डिप्लोमेटिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर भारत ने जो घेराबंदी कर रखी है पाकिस्तान की, इंतज़ार करना है कि आंतरिक आतंकवादियों पर, सीमा पार के आतंकवादियों पर प्रहार हो। खुद जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की जनता जैसे चाहती है उस हिसाब से जवाब दिया जाएगा, यानी कि सीमा के पार भी जवाब दिया जाएगा, सीमा के परे भी जवाब दिया जा सकता है। बिल्कुल, और बहुत जल्द ही कहीं ना कहीं ये जवाब दिया भी जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान बाज नहीं आता है अपनी हरकतों से, बार बार सीजफायर का उल्लंघन भी करता है और साथ ही शिकायत भी करता है। आज बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक नई चाल चलता हुआ नजर आएगा भारत के खिलाफ और शिकायत करेगा जो भारत ने तमाम कदम उठाए हैं सिंधु जल समझौते को लेकर, और जो साथ ही अटारी बॉर्डर को बंद किया गया, तमाम पाबंदियां लगाई गई भारत की तरफ से, उन तमाम चीजों की शिकायत करता हुआ पाकिस्तान आज नजर आएगा। पाकिस्तान के सामने, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान का रोना धोना लगातार जारी है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। 2019 में जब यहाँ पर 370 अनुच्छेद का विलोपन हुआ और पूरी की पूरी घाटी में एक नई बयार बही विकास की और साथ ही साथ समरसता की, हर तरीके से देश की मुख्य धारा में यहाँ की आवाम, यहाँ का व्यापार, यहाँ का पर्यटन, यहाँ का नौजवान, यहाँ का हर एक व्यक्ति जब शामिल हुआ और पाकिस्तान की नज़र में कश्मीर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हो गई कि पाकिस्तान कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं था, न वो अपने घरेलू राजनीति पर, न ही कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। घरेलू राजनीति की पाबंदियां हैं उसकी, घरेलू राजनीति की मजबूरियां हैं उसकी, और साथ ही साथ कंगाल होता पाकिस्तान इस तरीके की हिमाकत नहीं कर सकता है कि वो भारत से युद्ध छेड़ सके। लेकिन बावजूद उसके युद्ध जैसी स्थितियां पैदा करना पाकिस्तान की अगर हिम्मत करता है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अन्य विदेशी शक्तियों के भी उकसावे में काम कर रहा है। घरेलू राजनीति का दबाव, विदेशी शक्तियों के उकसावे का हाथ, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को ले जाकर कहीं खड़ा करने की कोशिश, यही पाकिस्तान की कोशिश होती है। लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, सामरिक मोर्चों पर, कूटनीतिक मोर्चों पर, आर्थिक मोर्चों पर, सैन्य मोर्चों पर, और वो सुनिश्चित है कि पाकिस्तान इस बार भी मुंह की खाएगा। निर्णायक कार्रवाई होगी जैसा कहा गया है, कल्पनातीत परिणाम भी दिखेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखें। और इसी के साथ न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी खबर आपसे जुड़ी हुई। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का।
देश में स्कूलों की मनमानी से कई सारे अभिभावक जो है वो इन दिनों काफी ज्यादा परेशान हैं। दरअसल कुछ स्कूल मनमर्जी से मन मुताबिक फीस में वृद्धि कर देते हैं, निजी प्रकाशकों से की किताबें खरीदने के लिए मजबूर करते हैं विद्यार्थियों को, पर अब शायद ये स्कूल इस तरह की मनमानी ना कर पाए। जी हां, उत्तर प्रदेश के संभल में जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया को स्कूलों की मनमानी की काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिस पर बीते कल कड़ी कार्रवाई की गई और 33 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ाने पर जोर दिया गया है और जिला प्रशासन भी लगातार स्कूल संचालकों से इन्हीं पुस्तकों से पढ़ाई कराने को कह रहा है, लेकिन जिले के अधिकांश स्कूलों में निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने पर ही जोर दिया जा रहा है। करेंगे इस पर बात अपने संवाददाता से और जानेंगे अपडेट। उनसे पहले आपको दिखाते हैं शिक्षा के नाम पर चल रहा लूट का कारोबार। तो किस तरीके से शिक्षा के नाम पर इस वक्त लूट का ये कारोबार किया जा रहा है। स्कूलों में निजी प्रकाशक की किताबें चलाने पर ये एक्शन लिया गया है। जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं उनकी तरफ से उनकी जो किताबें हैं वो खरीदने पर जोर दिया गया। एनसीईआरटी की बजाय निजी प्रकाशक की किताबें खरीदने पर स्कूल की तरफ से जोर दिया जाता था। सीबीएसई और आईसीएसई के 33 स्कूलों पर संभल में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और साथ ही आपको बता दें कि हर स्कूल पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा, यानी कुल 33 स्कूल हैं और 33 स्कूलों पर 33 लाख रुपए का ये जुर्माना लगाया गया। जांच की गई थी, पूरी कमेटी बनाई गई थी और जांच के बाद में जिला अधिकारी की तरफ से ये बड़े आदेश दिए गए, ये बड़ी कार्रवाई की गई। जांच में जब ये जांच की जा रही थी कमेटी की तरफ से, तो बच्चे प्राइवेट किताबों से पढ़ते हुए स्कूल के अंदर नजर आए, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है और स्कूलों ने चिन्हित बुक डिपो से इन किताबों को खरीदवाया था। ये जो शिकायतें हैं वो काफी लंबे समय से मिल रही थी और स्कूलों में निजी प्रकाशक की किताबें चलाने पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो अभिभावकों की तरफ से ये शिकायत की गई थी, लंबे समय से ये शिकायतें आ रही थी जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनकी तरफ से कि जोर दिया जा रहा है एनसीईआरटी नहीं बल्कि जो निजी प्रकाशक हैं उनकी किताबें चलाई जाए। किस तरीके से ये शिकायत की गई थी वो भी आपको बताते हैं, लेकिन साथ ही ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कुल 33 स्कूल हैं जिन पर ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। 33 स्कूलों में 1-1 लाख रुपए का ये जुर्माना लगाया गया और इसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 2 स्कूलों की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जब कमेटी पहुंचती है जांच करने के लिए, एएम वर्ल्ड स्कूल है और ये दूसरा स्कूल जहां पर जब कमेटी वहां पर पहुंचती है तो बच्चों की किताबों की चेकिंग की जाती है कि आखिर वो किताबें किस पब्लिकेशन की हैं, एनसीईआरटी की हैं या फिर नहीं है। और जब ये जांच की गई तो पता चला कि बच्चे जो हैं वो प्राइवेट पब्लिकेशंस की जो किताबें हैं उनको पढ़ रहे हैं और स्कूल की तरफ से उन किताबों को खरीदवाया गया है, जिसके बाद में अब ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। और इस कार्रवाई के बाद में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अभिभावकों को थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ से ये हंटर चलाया गया है, जिसमें अभिभावकों की शिकायत पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अभिभावकों की तरफ से शिकायत की गई थी और संभल के डीएम से ये शिकायतें अभिभावकों ने की थी। सभी निजी स्कूलों की जांच कराई गई थी, जिसके बाद में जब ये शिकायतें मिली तो सभी निजी स्कूलों की जांच कराई गई और उसके बाद में स्कूलों में सीधे तौर पर हम देखें तो ये लूट मचा रखी थी किताबों के नाम पर और जुर्माना भरने के लिए अब 1 हफ्ते का 1 सप्ताह का समय इस वक्त इन सभी 33 स्कूलों को दिया गया है। और एक बार फिर से पकड़ा, अगर इन स्कूलों को इस तरीके की चीजें करते हुए पकड़ा जाता है तो फिर स्कूल की मान्यता को ही रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है, इस बड़ी कार्रवाई के बाद में अभिभावकों को जरूर थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है और उनमें भी खुशी है कि जो उन्होंने शिकायत की थी उसका शिकायत के बाद में एक्शन लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन सागर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। नितिन, ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है, 33 स्कूलों पर ये हंटर चलता हुआ नजर आया है डीएम का और सीधे तौर पर ये जो तमाम स्कूल हैं वो एनसीईआरटी की बजाय जो निजी प्रकाशक हैं उनकी किताबों का इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे थे विद्यार्थियों पर। जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला है जनपद संभल का है, जहां पर जो जिलाधिकारी को पिछले कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि निजी स्कूलों में जो है निजी प्रकाशनों की किताबें चलाई जा रही हैं जिनके माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है और अभिभावकों को जो है विशेष दुकानों से किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिसके बाद अभिभावकों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की और जिलाधिकारी ने इसमें 12 अप्रैल 2025 को एक कमेटी का गठन किया जिसमें जिला स्तर के अधिकारी भी थे और ब्लॉक स्तर के भी थे और उन्होंने जनपद के काफी स्कूलों को चेक किया, जिसके बाद सभी स्कूलों में निजी प्रकाशकों की किताबें पढ़ाई जाती हुई मिली और जिलाधिकारी ने इसके बाद इसमें कल एक बड़ा कदम उठाते हुए 33 निजी स्कूलों पर
1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और इस जुर्माने को जमा करने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन के अंदर इस जुर्माने को जो है DIOS कार्यालय में जमा कराया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अब इस कार्रवाई के बाद में बहुत जल्द कहीं ना कहीं जो स्कूलों की तरफ से मनमाने तरीके से, मनमाने ढंग से, मनमर्जी के मुताबिक जो स्कूल फीस में वृद्धि की जा रही है, बहुत जल्द उस पर भी एक्शन लिया हुआ नजर आएगा। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।